बीए द्वितीय वर्ष प्रश्न पत्र द्वितीय राजस्थान का इतिहास और आप लोगों का विषय चल रहा है राजपूत मुगल प्रतिरोध की नीति महाराणा सांगा के विशेष संदर्भों में। इससे पहले आप लोग महाराणा सांगा की उपलब्धियां, महाराणा सांगा और मालवा, महाराणा सांगा और गुजरात, महाराणा सांगा और दिल्ली सल्तनत, इनके विषय में जान चुके हैं। अब इस वीडियो में आपको महाराणा सांगा और बाबर के बारे में पढ़ाया जाएगा। ध्यान रखिएगा, खानवा का युद्ध भारतीय इतिहास में अत्यधिक महत्वपूर्ण युद्ध कहा जाता है, क्योंकि खानवा के युद्ध ने ही बाबर के भाग्य को निर्णायक घोषित कर दिया था भारत के शासक के रूप में। और यह खानवा का युद्ध महाराणा सांगा के साथ लड़ा गया था। महाराणा सांगा और बाबर ऐतिहास सबसे पहला है। इसके अंतर्गत आप लोगों को मुख्य जो बिंदु पढ़ने हैं वह मैं आपको बता देती हूँ। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि यानी कि खानवा युद्ध से पूर्व की स्थिति क्या थी, खानवा युद्ध के कारण क्या थे, खानवा युद्ध के पूर्व दोनों मोर्चों ने किस तरह तैयारी की, क्या क्या कार्य किए, युद्ध की घटनाएं, इसके अलावा युद्ध का परिणाम और उसके पश्चात महाराणा सांगा की असफलता के कारण, ये इस विषय के प्रमुख बिंदु हैं। सबसे पहला बिंदु हम लेते हैं ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। खानवा युद्ध के पूर्व तक इधर राणा सांगा ने मालवा, गुजरात और दिल्ली के सुल्तानों को पराजित करके एक सेनानायक और कूटनीतिज्ञ के रूप में ख्याति प्राप्त कर ली थी। अब वह भारत का प्रमुख राजा बन गया था। उधर बाबर, जिसने भारत पर आक्रमण किया और इन आक्रमणों में उसे सफलता प्राप्त हुई 1526 ईस्वी में, जब पानीपत का प्रथम युद्ध इब्राहिम लोदी के साथ लड़ा गया। इब्राहिम लोदी को हटाकर उसने दिल्ली की गद्दी को प्राप्त कर लिया। 1526 ईस्वी में जब वो दिल्ली और आगरा का राजा बन गया तो उसके बाद निश्चित था कि उसे अपने साम्राज्य का विस्तार करना है, क्योंकि बाबर स्थायी रूप से भारत में बसना चाहता था। अब ऐसे में जब स्थायी रूप से उसे भारत में बसना था तो स्वाभाविक ही है कि उसका अपने पड़ोसी राज्य के साथ युद्ध होना ही था। बाबर के समय में, क्योंकि बाबर ने अफगानों से सत्ता को प्राप्त किया था, तो अफगान सत्ता शक्ति जो थी वो भी अभी भारत के विभिन्न क्षेत्रों में फैली हुई थी। तो इन सब के कारण सांगा के साथ भी उसका युद्ध हुआ, क्योंकि अफगान जो थे वो अपनी सत्ता को प्राप्त करने के लिए सांगा की भी शरण में गए। इधर सांगा को भी ये लगा कि जब वो इब्राहिम लोदी को पहले भी पराजित कर चुका है तो वह भी दिल्ली पर अपना अधिकार स्थापित करके एक हिंदू साम्राज्य की स्थापना कर सकता है। बाबर अफगानों को ख़त्म करना चाहता था, तो अफगानों को ख़त्म करने के लिए उसने पहले सांगा से निपटना अधिक सही जरूरी समझा। तो ऐसे में दोनों पक्षों के मध्य खानवा का युद्ध हुआ। खानवा युद्ध के प्रमुख कारण क्या थे? सबसे पहला कारण जो प्रमुख माना जाता है वो माना जाता है कि बाबर ने सांगा पर विश्वासघात का अथवा संधि भंग करने का आरोप लगाया। बाबर के बारे में अधिकांश जानकारी हमें बाबर की आत्मकथा बाबरनामा से प्राप्त होती है। बाबर ने अपनी बाबरनामा में लिखा है कि जब वह काबुल में था तब राणा सांगा ने अपना एक दूत उसके पास भेजा और उसे यह कहलवाया कि जब बाबर दिल्ली पर आक्रमण करेगा तो राणा सांगा भी आगरा पर आक्रमण कर देगा। इधर बाबर ने इब्राहिम लोदी को पराजित कर लिया, दिल्ली और आगरा पर भी अधिकार कर लिया, लेकिन राणा सांगा, यानी कि उसके लिए शब्द प्रयोग किया है काफिर, अभी तक नहीं आया। और इसीलिए यानी कि इनके मध्य एक संधि हुई थी और उस संधि को सांगा ने तोड़ दिया और बाबर को अकेले ही अफगान शक्तियों के साथ युद्ध करना पड़ा। बाबरनामा के इस वर्णन के आधार पर रसब्रुक, विलियम्स, लेनपूल, स्टैनले, एस्काइन आदि विद्वान
राणा सांगा द्वारा संधि के अनुरूप बाबर को सहायता न देने के विश्वासघात को दोनों के मध्य संघर्ष का प्रमुख कारण मानते हैं। गोपीनाथ शर्मा इस आरोप को सांगा से लड़ने का एक आरोप मात्र मानते हैं, यानी कि एक बहाना मानते हैं। और पंडित अक्षयनाथ द्वारा लिखित मेवाड़ के संक्षिप्त इतिहास, जो कि अभी तक अप्रकाशित है, में यह प्रतिपादित किया गया है कि दोनों पक्षों में समझौता अवश्य हुआ था, लेकिन पहल बाबर ने की थी, न कि सांगा ने। डॉक्टर शर्मा लिखते हैं कि राणा सांगा ने अपना कोई भी दूत बाबर के पास नहीं भेजा था। इसके विपरीत बाबर ने ही काबुल से कहलवाया था कि इब्राहिम लोदी को परास्त करने में सांगा उसकी सहायता करे। और बाबर ने राणा सांगा को यह आश्वासन दिया था कि वह विजय मिलने पर दिल्ली का प्रदेश अपने लिए रखेगा और आगरा से पीलिया खाल तक का क्षेत्र सांगा को दे देगा। और यह बातचीत सिलहदी के माध्यम से हुई थी और राणा ने इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया था। अब यह बात कहाँ तक सही है, कहाँ तक सच गलत, इस संदर्भ में हमारे पास उचित साक्ष्य नहीं है। वस्तुतः यह माना जाता है कि सांगा के साथ समझौते के लिए सलहदी तंवर के माध्यम से बाबर ने कोशिश की थी, लेकिन सांगा ने इसे अस्वीकार कर दिया था और इसीलिए बाबर ने राणा पर विश्वासघात का आरोप लगाया और इस युद्ध को जिहाद घोषित किया था। दूसरा कारण दोनों की महत्वाकांक्षाएं। बाबर और सांगा के मध्य संघर्ष का जो प्रमुख कारण था वो दोनों की महत्वाकांक्षाएं थी। सांगा राजस्थान में नहीं बल्कि संपूर्ण उत्तरी भारत में अपना प्रभुत्व स्थापित करना चाहता था। वो दिल्ली पर भी अपना साम्राज्य स्थापित करना चाहता था और उसका अनुमान था कि बाबर अपने पूर्वज तैमूर की भांति लूटमार करके वापस लौट जाएगा और उसे दिल्ली पर अधिकार करने का अवसर मिल जाएगा। लेकिन बाबर उत्तरी भारत पर अपना अधिकार करना चाहता था, क्योंकि बाबर तो पहले ही समरकंद और फरगना से निकाला जा चुका था। वो अपने लिए एक स्थायी राज्य की खोज में था, जो उसे अब भारत उसे अपने अनुकूल लगा और इसीलिए बाबर भारत में अपना अधिकार जमाना चाहता था। तो ऐसे में उत्तरी भारत में बने रहने के लिए दोनों के मध्य जो युद्ध था वो अवश्यंभावी हो गया था। तीसरा कारण था राजपूत अफगान गठबंधन। राजपूत और अफगान मुगलों के शत्रु थे। राणा सांगा अफगानों के साथ मिलकर बाबर को भारत से भगाना चाहता था और बाबर के जितने भी विरोधी अफगान सरदार थे उनमें से अनेक इस समय सांगा के यहाँ शरण में आए हुए थे। इब्राहिम लोदी का भाई महमूद लोदी, जो कि दिल्ली की गद्दी को पुनः प्राप्त करना चाहता था, वह भी सांगा के यहाँ आ गया। हसन खां मेवाती, वो भी अपनी सैनिकों के साथ राणा सांगा की सेवा में आ गया और ऐसे में बाबर को ये लगने लगा कि उसके विरोधियों की शरण स्थली मेवाड़ का दरबार बन चुका है। अतः जब राजपूत और अफगान गठबंधन हुआ तो उसे समाप्त करने के लिए उचित कदम उठाना बाबर के लिए जरूरी हो गया। एक अन्य कारण था राणा सांगा के अभियानों से बाबर का क्रुद्ध होना। पानीपत के प्रथम युद्ध के पश्चात सांगा ने राजस्थान के उन सभी क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया जो दिल्ली के सुल्तानों के अधीन थे। रणथंभौर के निकट खंदार दुर्ग के आसपास के 250 गांवों पर अधिकार कर लिया, जिससे मुस्लिम परिवारों को बेघर-बार होना पड़ा। इससे बाबर क्रोधित हुआ। बयाना तक सांगा का अधिकार हो गया, इसलिए भी बाबर क्रोधित था। एक प्रमुख कारण जो इनके मध्य संघर्ष का था वो था धार्मिक मतभेद। बाबरनामा में राणा सांगा के बढ़ते हुए प्रभाव से मुस्लिम प्रजा के लिए उत्पन्न होने वाली कठिनाइयों के प्रति बाबर द्वारा प्रदर्शित सहानुभूति के आधार पर गोपीनाथ शर्मा का कहना है कि दोनों के मध्य संघर्ष का एक कारण दोनों की भिन्न धार्मिक और सांस्कृतिक विचारधाराएं थी। सांगा अपने आप को हिंदू धर्म और संस्कृति का रक्षक मानता था और हिंदू धर्म और संस्कृति की रक्षा करना अपना परम कर्तव्य मानता था। उसकी दृष्टि में बाबर का बढ़ता हुआ प्रभाव भारतीय हितों के विरुद्ध था। दूसरी ओर बाबर स्वयं को इस्लाम धर्म का पोषक मानता था और यही कारण था कि खानवा युद्ध से पहले उसने इस युद्ध को जिहाद का रूप दिया था और उसने यह घोषित किया था कि वह युद्ध इस्लाम धर्म के गौरव के लिए लड़ रहा है। ऐसी परिस्थिति में धार्मिक वैमनस्यता के कारण दोनों पक्षों के मध्य युद्ध हुआ।
अब बात करते हैं खानवा युद्ध के पूर्व की स्थिति। खानवा युद्ध के पूर्व क्या स्थिति बनी? दोनों ने ही युद्ध की तैयारियां करना शुरू कर दिया। बाबर ने दक्षिण पश्चिमी सीमा को सुदृढ़ करने के लिए बयाना, धौलपुर और ग्वालियर आदि क्षेत्रों को अधिकार में करने के लिए सैनिक अभियान भेजे। बयाना इस समय सांगा के अधिकार में था और उसने निज़ाम खां को जागीर के रूप में दे रखा था। बाबर ने बयाना विजय के लिए पहले दोस्त इश्क आका को भेजा। जब वो असफल हुआ तो मेहंदी ख्वाजा को भेजा और बयाना के दुर्गपाल निज़ाम खां ने कुछ समय तक उसका विरोध किया। बाद में यह दुर्ग उसने मेहंदी ख्वाजा को सौंप दिया। ग्वालियर में भी तातार खां सारंग खानी ने बिना लड़े ही मुगलों के सामने समर्पण कर दिया। ग्वालियर भी मुगलों के अधिकार में चला गया और धौलपुर का दुर्ग भी मुगलों ने हस्तगत कर लिया। इधर सांगा ने युद्ध की तैयारी शुरू कर दी। उसने बाबर के विरुद्ध संगठित करने के लिए समस्त राजपूत शासकों और सहयोगियों को पत्र भेजे और इस प्रकार मारवाड़ के शासक गांगा का पुत्र मालदेव, चंदेरी का मेदनी राय, मेड़ता का वीरम देव, डूंगरपुर का उदय सिंह, सिरोही का अखैराज दूदा, सलुम्बर का रावल रतन सिंह, सादड़ी का झाला अज्जा, गोगुंदा का झाला सज्जा, आमेर का पृथ्वीराज, ईडर का रायमल और बीकानेर का कल्याणमल आदि राजा अपनी सेना सहित सांगा की सहायता के लिए आ मिले। इस सहयोग से सांगा भी आशान्वित हो गया कि अब उसे सफलता प्राप्त होगी और इस तरह से उसकी सेना भी अब विशाल हो गई। जनवरी 1527 में बाबर से युद्ध करने के लिए रणथंभौर की ओर बढ़ा। यहाँ पर चंदावर का चंद्रभान और माणक चंद्र चौहान भी सांगा से आ मिले और रणथंभौर से वह बयाना की ओर बढ़ा, जिस पर मेहंदी ख्वाजा ने अधिकार कर लिया था। मार्ग में मयाना के आसपास के प्रदेशों के मुस्लिम परिवारों और अधिकारियों को भगाकर उन क्षेत्रों को अपने राज्य में मिलाता हुआ उसने खंडार के दुर्ग को भी जीत लिया और उसके बाद बयाना के दुर्ग को जीत लिया। मेहंदी ख्वाजा पराजित हुआ और बयाना आसानी से सांगा के अधिकार में आ गया। बाबर और मुस्लिम इतिहासकारों ने सांगा की इस बयाना विजय को बहुत अधिक महत्ता नहीं दी है, लेकिन ये माना जाता है कि बयाना विजय सांगा के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण थी, क्योंकि इससे मुगल हताश और भयभीत हो गए और यही कारण था कि बाबर ने फतेहपुर सीकरी नामक स्थान पर अपनी सेना को एकत्रित किया और सेना को एक भाषण दिया और उनके समय उससे यह कहा कि जीतने के लिए पूरा हिंदुस्तान है और हारने के लिए कुछ नहीं। इवन उसने ये भी कहा कि इस युद्ध के पश्चात जो लोग लौटना चाहेंगे उन लोगों को भी लौटा दिया जाएगा। ये भी कहा जाता है कि इस समय एक भविष्यवाणी भी हुई थी। एक मोहम्मद शरीफ नामक व्यक्ति ने भविष्यवाणी की थी कि मंगल का तारा पश्चिम में है, अतः पूर्व की ओर से युद्ध करने वाले लोग पराजित होंगे। इससे भी मुगल सैनिक भयभीत हो गए थे, लेकिन बाबर ने धैर्य और साहस से कार्य लिया और उसने अपने सैनिकों और अधिकारियों के समक्ष एक जोशीला भाषण दिया। शराब न पीने की कसम खाई, शराब पीने के जितने भी बर्तन आदि थे वो तुड़वा दिए। सबसे महत्वपूर्ण था, राणा सांगा के विरुद्ध इस लड़े जाने वाले युद्ध को उसने धर्म युद्ध यानी जिहाद का नाम दिया और साथ ही जिहाद का नाम दिया और तमगा नामक कर भी उसने हटा दिया। इस सब से उसके सैनिकों में जोश और साहस का संचार हुआ और राणा के प्रति वो लड़ने के लिए तैयार हो गए। इधर सांगा बयाना से सीकरी जाने के लिए सीधा जाने की बजाय भुसावर के मार्ग से सीकरियों की ओर बढ़ा। उसका उद्देश्य बाबर को दिल्ली और काबुल से मिलने वाली रसद और सहायता के मार्ग को रोकना था उसका। लेकिन ये जो समय था, ये जो कदम था, ये कदम गलत साबित हुआ, क्योंकि इससे उसका जो समय था वो बेकार गया। 16 फरवरी 1527 को बयाना से रवाना होकर 13 मार्च 1527 को खानवा के निकट सांगा पहुंचा। इस एक महीने में बाबर को पूरा समय प्राप्त हो गया अपनी सैन्य सुरक्षा का और बाबर ने मार्च के आरंभ में ही खानवा पहुंचकर सांगा की अपेक्षा अच्छा युद्ध स्थल जो था वो चयनित कर लिया और साथ ही अपनी पूरी सेना योजना भी उसने तैयार कर ली। बाबर ने खाइयाँ खोद ली, तोप की गाड़ियों को जंजीरों से बांधकर आगे रखा, गोलंदाजों, घुड़सवारों और बंदूकचियों को इस प्रकार जमाया जैसे पानीपत के मैदान में जमाया था, जिससे कि
सेना के आक्रमण के समय सीधा सामना उनसे हो, और बाबर स्वयं सुरक्षित घेरे में रहा जिससे कि उस पर सीधे अटैक नहीं हो पाए। A.L. श्रीवास्तव का कहना है कि बाबर की सेना 40,000 से भी कम थी। इधर सांगा के पास विशाल सेना थी, लेकिन सांगा ने परंपरागत पद्धति के अनुसार सेना को 4 भागों में विभाजित किया और स्वयं आगे बढ़कर हाथी पर बैठ गया सामना करने के लिए। ये कहा जाता है, A.L. श्रीवास्तव हालांकि ये कहते हैं कि उसकी सेना में 50,000 से अधिक लोग नहीं थे, लेकिन माना जाता है सांगा की सेना विशाल थी। यहाँ ये याद रखिएगा कि बाबर ने तोपखाने का प्रयोग किया है। भारत में इससे पहले तोपखाने का प्रयोग पानीपत युद्ध में बाबर ने ही किया था, उससे पूर्व तोपखाने का प्रचलन नहीं था। अब आते हैं युद्ध की घटनाओं पर। 17 मार्च 1527 ईस्वी को प्रातः बाबर और सांगा के मध्य युद्ध शुरू हुआ। सांगा ने अपने बाएं पक्ष को मुगलों पर धावा बोलने का आदेश दिया। राजपूतों का यह आक्रमण इतना भीषण था कि मुगल सेना में खलबली मच गई और बाबर को चिन तैमूर और मुस्तफ़ा को स्थिति को संभालने के लिए भेजना पड़ा। बाबर ने अपने तोपचियों को गोले बरसाने का आदेश दिया। राजपूतों ने मुगलों पर भयंकर प्रहार किया, लेकिन तोपखाने के आगे वे टिक नहीं पाए। अनेक राजपूत सरदार युद्ध में लड़ते हुए मारे गए। सांगा भी तीर लगने से मूर्छित हो गया। घायल अवस्था में ही उसे युद्ध क्षेत्र से बाहर बसवा नामक स्थान पर लाया गया। कुछ समय तक झाला अज्जा ने राणा सांगा के राज्य धारण कर राजपूतों का नेतृत्व किया। इसका कारण क्या था? उस समय राजपूतों की सेना में एक परंपरागत बात थी कि यदि उन्हें ये दिखता था कि उनका नेता मारा गया या उनका नेता पराजित हो गया, तो नेता के साथ ही वो लोग भी लड़ना छोड़ दिया करते थे और पलायन कर जाते थे। ऐसे में कई बार जीतते जीतते युद्ध भी हार जाया करते थे। तो इसीलिए राजपूत सैनिकों को युद्ध क्षेत्र में बनाए रखने के लिए झाला अज्जा ने महाराणा सांगा के प्रतीक चिन्हों को धारण किया था। लेकिन झाला अज्जा भी युद्ध में लड़ते हुए मारा गया और दोपहर तक युद्ध समाप्त हो गया। बाबर की निर्णायक विजय हुई और इस विजय के उपलक्ष्य में बाबर ने गाजी की उपाधि को धारण किया था। अब पढ़ते हैं खानवा युद्ध के परिणाम। खानवा का युद्ध भारतीय इतिहास का निर्णायक और अविस्मरणीय युद्ध था। इस युद्ध के परिणामों ने भारतीय इतिहास के प्रवाह की धारा को एक नवीन मार्ग पर प्रशस्त किया। डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा के अनुसार इस युद्ध के परिणाम प्रभुत, अपरिमित और गंभीर थे। सबसे पहला परिणाम था राजपूत शक्ति को आघात लगा। खानवा युद्ध के परिणाम स्वरूप राजपूतों की शक्ति और प्रतिष्ठा को प्रबल आघात लगा। इस युद्ध में हजारों राजपूत सैनिक मारे गए। महाराणा के पक्ष को भारी हानि हुई। महाराणा सांगा स्वयं घायल हुए। हसन खां मेवाती, अन्य प्रमुख सरदार वीरगति को प्राप्त हुए। राजपूतों की जो ख्याति कुंभा और सांगा के समय दूर दूर तक फैल गई थी, वो एकदम कम हो गई। राजपूतों की शायद ही कोई ऐसी शाखा हो जिसका कोई राजकीय परिवार का कोई ना कोई सदस्य इस युद्ध में ना गया हो, यानी कि प्रत्येक राजकीय परिवार के अनेक सदस्य जो थे वो इस युद्ध में मारे गए। अब राजनीतिक प्रभुत्व राजपूतों के हाथ से हटकर मुगलों के पास आ गया और 200 वर्षों से अधिक समय तक इन्हीं के पास रहा। हालांकि ना तो राजपूतों की शक्ति का पूरी तरह सर्वनाश हुआ और ना ही भारत के राजनीतिक क्षेत्र से राजपूत शक्ति का नक्षत्र अस्त हुआ, लेकिन कुछ समय के लिए राजपूत शक्ति क्षीण अवश्य हो गई। भारत में मुगल सत्ता की स्थापना हो गई। अब खानवा युद्ध के बाद भारत में मुगलों के पांव सुदृढ़तापूर्वक जम गए। पानीपत की विजय से दिल्ली और आगरा में बाबर का शासन बना था, भारत में नहीं। लेकिन खानवा युद्ध के बाद बाबर की सत्ता को चुनौती देने वाला अब कोई प्रमुख राजा नहीं बचा था। खानवा की विजय ने बाबर को उत्तरी भारत का वास्तविक स्वामी बना दिया था। एक तरह से पानीपत के अधूरे कार्य को खानवा ने पूरा कर दिया था। तीसरा परिणाम था हिंदू साम्राज्य का स्वप्न ध्वस्त हो गया। राजपूत एक हिंदू साम्राज्य की स्थापना का स्वप्न देख रहे थे, लेकिन क्योंकि कुछ समय से मुसलमानों का जो आधिपत्य था या दिल्ली सल्तनत की कमज़ोर स्थिति का लाभ राजपूतों को मिला था और उन्होंने एक विशाल राजपूत साम्राज्य की स्थापना कर ली थी।
और इसीलिए राजपूतों की अब आकांक्षा हो गई कि विदेशी साम्राज्य को समाप्त किया जाए और हिंदू साम्राज्य को स्थापित किया जाए। लेकिन हिंदू साम्राज्य को स्थापित करने की महत्वाकांक्षा जो थी वो खानवा युद्ध ने समाप्त कर दी। इसके पश्चात कभी भी राजस्थान के राजाओं ने संयुक्त रूप से किसी विदेशी शक्ति का सामना करने का प्रयत्न नहीं किया। आप लोगों ने अभी पढ़ा था कि सांगा की सहायता के लिए राजस्थान की विभिन्न शक्तियां उसके साथ खड़ी हुई थी, लेकिन इसके पश्चात आप पढ़ोगे कि महाराणा प्रताप हुआ या रावचंद्र सेन हुआ, दोनों को ही अकेले ही मुगलों के साथ युद्ध करना पड़ा। राजपूतों में संयुक्त व्यवस्था जो थी वो समाप्त हो गई। मेवाड़ की शक्ति और प्रतिष्ठा को आघात पहुंचा। खानवा युद्ध ने मेवाड़ की शक्ति और प्रतिष्ठा को आघात पहुंचाया। कुंभा और सांगा की जो प्रसिद्धि थी, कुंभा और सांगा की जो विजय अभियान थे, जिन्होंने मेवाड़ की प्रसिद्धि को दूर दूर तक फैलाया था, अब मेवाड़ की प्रतिष्ठा को धक्का लगा, हिंदू संस्कृति को आघात लगा। सांगा की हार ने मेवाड़ को ही नहीं, अब तो राजस्थान के लिए भी बहुत अधिक घातक सिद्ध हुई। राजस्थान की सदियों पुरानी स्वतंत्रता और उसकी प्राचीन हिंदू संस्कृति का सफलतापूर्वक बनाए रख सकने वाला अब वहाँ कोई नहीं रह गया था। और इसके कुछ समय बाद ही हम ये देखते हैं कि जब हिंदू मुस्लिम जो मुगलों के साथ राजपूतों ने जो गठबंधन किया, उसके पश्चात तो हिंदू मुस्लिम संस्कृति जो थी उसका समन्वय हमें राजस्थान पर दिखाई देने लगा था। इस प्रकार से खानवा युद्ध ने राजस्थान के अनेक क्षेत्रों पर मुगलों की सत्ता को निर्णायक घोषित कर दिया। अब बात करते हैं महाराणा सांगा की मृत्यु की। खानवा के युद्ध स्थल से सांगा को मूर्छित अवस्था में बसवा दौसा के निकट लाया गया, जहां उसकी चेतना लौट आई और उसने पुनः बाबर से लड़ने की इच्छा जताई। लेकिन राजपूत सरदारों ने उसे ये बताया कि खानवा के युद्ध में राजपूत बुरी तरह पराजित हुए और बाबर की जीत हुई है। तो सांगा को अत्यधिक क्षोभ हुआ और उसने यह प्रतिज्ञा की कि वह शत्रुओं को पराजित किए बिना चित्तौड़ नहीं लौटेगा। उसने रणथंभौर में रहकर अपनी शक्ति को पुनः संगठित करना आरंभ कर दिया। जनवरी 1528 ईस्वी में जब बाबर ने चंदेरी पर आक्रमण करने किया, तो सांगा को जब इसकी सूचना प्राप्त हुई तो सांगा भी मेदिनी राय की सहायता के लिए चंदेरी के निकट गया और कालपी के निकट उसने अपना डेरा डाला। लेकिन यहाँ अस्वस्थ होने के कारण 30 जनवरी 1528 को राणा सांगा की मृत्यु हो गई। कुछ विद्वान ये मानते हैं कि सांगा के अनेक सहयोगी सामंत इतनी जल्दी बाबर से युद्ध करने के पक्ष में नहीं थे और इसीलिए उन्होंने सांगा को विष दे दिया। बाद में सांगा के शव को कालपी से मांडलगढ़ लाकर उसका विधिवत दाह संस्कार कर दिया गया। अब है खानवा युद्ध में सांगा की पराजय के कारण क्या थे। सांगा के पास विशाल सेना थी। विशाल सेना होने के साथ ही वो अपनी भूमि पर लड़ रहा था, लेकिन फिर भी बाबर के साथ युद्ध में सांगा बुरी तरह पराजित हुआ। इसका कारण क्या था? पहला कारण, राजपूतों की सेना में एकरूपता और अनुशासन की कमी थी। राणा सांगा की सेना में राजस्थान के विभिन्न नरेश और सामंतों की सेनाएं थी। सेना में संख्या में तो वो बहुत अधिक थे, लेकिन एक नेता के अधीन वो नहीं थे और इसी चीज़ का परिणाम था कि उनमें वो संगठन नहीं था और उनकी निष्ठा जो थी वो भी अलग अलग राजपूत राजाओं और सामंतों के प्रति थी, सांगा के प्रति नहीं थी। ऐसी सेना का नेता राणा सांगा सिर्फ नाम मात्र के लिए था, जबकि बाबर की सेना पूर्ण रूप से अनुशासित थी और उसका एकमात्र सेनापति बाबर था, जिसके प्रति संपूर्ण सैनिक उत्तरदायी थे। दूसरा कारण था बाबर का कुशल नेतृत्व। बाबर एक अनुभवी योद्धा और कुशल सेनापति था। बाबर एक लंबे समय तक ऐसी कठिन परिस्थितियों से निकलकर आया था जहां उसे असफलताओं का सामना करना पड़ा था और इसीलिए बाबर ये जानता था कि यह उसके लिए जीवन मरण का प्रश्न है। बाबर ने खानवा युद्ध में भी तुलुगमा पद्धति, व्यूह रचना इत्यादि का प्रयोग किया। अपनी सेना को अपने जोशीले भाषण के द्वारा उसने सजग कर दिया और इस तरह से सेना को ये समझा दिया कि जीतने के लिए पूरा भारत है और लौटने के लिए उनके पास कुछ भी नहीं है। तो सेना जो थी वो उसके जोशीले भाषण के अंतर्गत उसमें भी जोशीलापन भर गया और इसीलिए वो राजपूतों के साथ सजगता से युद्ध कर पाए। वस्तुतः बाबर का कुशल नेतृत्व था, जिसने बयाना पराजय के बाद हतोत्साहित मुगल सैनिकों में अपूर्व जोश भर दिया और उन्हें विजय के मार्ग पर
अग्रसर कर दिया। तीसरा कारण था बाबर की सैन्य पद्धति। बाबर ने नवीन सैनिक पद्धतियों का प्रयोग किया था। तुलुगमा पद्धति, तोपखाना, व्यूह रचना, जो कि अभी तक भारत में नई थी। उसका तोपखाना शक्तिशाली और प्रभावशाली था। तोपखाने से जब गोले बरसाए गए तभी राजपूत सैनिकों के पैर युद्धभूमि से उखड़ गए थे। उसके तोपखाने और घुड़सवार सैनिकों में अच्छा सामंजस्य था और राणा सांगा को तुलुगमा पद्धति की जानकारी नहीं थी और इसीलिए उसने तुलुगमा पद्धति के अच्छाइयों को या तुलुगमा पद्धति की विशेषताओं की ओर उसका ध्यान नहीं गया था। इधर तोपखाने का प्रयोग किया गया। उसने इस तरह से व्यूह रचना करी कि राजपूत सेना उस तक सीधे नहीं पहुंच पाई और उसने अपने आप को रिजर्व में सुरक्षित रख लिया था। और यही कारण था कि जब सांगा जो था वो मुगल सैनिकों से घिर गया और वो अत्यधिक घायल हो गया। राजपूतों की दोषपूर्ण युद्ध प्रणाली। राजपूतों की युद्ध प्रणाली में अनेक दोष थे। एक तो पैदल सेना बहुत अधिक थी, जबकि मुगल सेना घुड़सवार के रूप में थी, तो पैदल सैनिकों को मारना अधिक आसान था। मुगल सेना बहुत अधिक सक्रिय थी और उनकी जो घुड़सवार क्षमता जो थी वो भी बहुत अधिक हो गई थी, क्योंकि तुर्कियों से बाबर ने घुड़सवार क्षमता को अच्छा करना सीख लिया था। राजपूतों की सेना में तोपखाने और सुरक्षित सेना की कोई व्यवस्था नहीं थी और तोपों और गोलियों का प्रत्युत्तर वो नहीं दे पाए। राजपूतों के पास तीर, कमाने, भाले, तलवार, बर्छे आदि थे जो आग बरसाने वाले तोपों के आगे कुछ नहीं कर पाए। राजपूत मरना जानते थे, लड़ना नहीं, जबकि मुगल सैनिक लड़ना और जीतना दोनों जानते थे। और इसीलिए राजपूतों ने जब परंपरागत पद्धति से युद्ध किया तो इस परंपरागत पद्धति के कारण ही उनकी हार हो गई। परंपरागत युद्ध पद्धति के कारण वो लंबे समय तक मुगलों का सामना नहीं कर पाए। राणा सांगा की सबसे प्रमुख भूल थी कि राणा सांगा ने अपने आप को युद्ध भूमि में झोंक दिया। अपने आप को उसने रिजर्व नहीं रखा, हाथी पर संचालित किया। यदि हाथी के बारे में हस्ती सेना के संदर्भ में हम लोग इससे पहले भी कई बार पढ़ चुके हैं कि जब हाथी पर किसी तरह का अटैक होता है तो ऐसे में जो उसका सवार होता है उसी को परेशानी होती है। तो हस्ती सेना और साधारण सैनिक की भांति वो युद्ध में कूद पड़ा, जिससे मुगलों को उस पर वार करने का अवसर मिल गया और राणा सांगा को तीर लगा और वो मूर्छित हो गया और उसे युद्ध भूमि से हटना पड़ा। राणा सांगा यदि बयाना से सीधे सीकरी पहुंचता तो उसे कम समय लगता और उसे सैन्य तैयारियों के लिए अधिक समय मिलता और बाबर को कम समय प्राप्त होता, लेकिन उसने भुसावर का मार्ग अपनाया, जिसकी वजह से बाबर को सैन्य तैयारियों का समय अधिक प्राप्त हो गया और उसने राजपूतों के विरुद्ध अधिक अच्छे से मोर्चा बना लिया। तो ये विभिन्न कारण थे। और इसके अलावा एक और है सलहदी तंवर का विश्वासघात। कर्नल टॉड, हरविलास सारदा, श्यामल दास आदि इतिहासकार मानते हैं कि सलहदी तंवर के विश्वासघात के कारण राणा को पराजय का मुख देखना पड़ा। सलहदी तंवर अपने सैनिकों के साथ राणा का साथ छोड़कर मुगलों से जा मिला और उसके अधीन एक बहुत बड़ी सेना थी, जिससे राजपूतों पर बुरा प्रभाव पड़ा। गोपीनाथ शर्मा लिखते हैं कि सलहदी तंवर ने राणा का साथ तभी त्यागा जब उसकी पराजय लगभग निश्चित हो चुकी थी। अतः सलहदी तंवर के शत्रु सेना में मिल जाने से युद्ध के परिणाम में कोई प्रभाव नहीं पड़ा, लेकिन फिर भी राणा सांगा का एक सैनिक जब मुगल सेना से प्राप्त मिल गया तो इसने भी सांगा की सेना पर एक बुरा प्रभाव डाला। ये विभिन्न कारण थे जिनकी वजह से महाराणा सांगा की खानवा के युद्ध में पराजय हुई और 1528 ईस्वी में सांगा की मृत्यु हो गई। अब बात करते हैं महाराणा सांगा का मूल्यांकन। महाराणा सांगा वीर योद्धा, महान विजेता, योगी शासक, चतुर राजनीतिज्ञ, हिंदू धर्म और संस्कृति का रक्षक था। सांगा वीर योद्धा और महान था। उसने अजमेर, चाकसू, रणथंभौर, गागरोन, कालपी, भिलसा, चंदेरी इन सब को जीतकर इन्हें मेवाड़ का अंग बना लिया था। उसके समय मालवा, गुजरात और दिल्ली के राजा भी उससे पराजित हो चुके थे। राजस्थान के अनेक राजा और सामंत उसका नेतृत्व स्वीकार करते थे। एक योग्य राजा था। 1509 से 1528 तक शासन किया और मेवाड़ की प्रसिद्धि को चारों ओर फैला दिया था। एक कुशल कूटनीतिज्ञ, चतुर राजनीतिज्ञ था। वो जब ये जानता था कि मालवा दूरस्थ है, उस पर अधिकार करना संभव नहीं है लंबे समय तक, तो उसने महमूद खिलजी को संधि कर वापस उसका राज्य लौटा दिया। जब मेवाड़ और गुजरात ने संयुक्त आक्रमण किया तब भी उसने मालवा को उसका पुत्र देकर महमूद खिलजी को फिर से वापस लौटा दिया और इस तरह से कूटनीति से
उसने गुजरात और मालवा के संयुक्त अभियान को से अपने आप को बचा लिया। हिंदू धर्म और संस्कृति का संरक्षक था। हालांकि हिंदू धर्म को मानता था, लेकिन फिर भी धर्म सहिष्णु था और उसके शासनकाल में सभी धर्मों के द्वार उसके राजकीय पदों के लिए खुले हुए थे और यही कारण था उसकी सेना में भी मुस्लिम, हिंदू, अन्य धर्मों के लोग भी शामिल थे। लेकिन सांगा की कुछ भूलें भी उसके लिए विद्यमान रहीं। जैसे सांगा ने बयाना विजय के बाद व्यर्थ समय नष्ट किया और यही प्रमुख कारण माना जाता है खानवा युद्ध में उसकी पराजय का। लेकिन फिर भी उसे एक महान राजा कहा जाता है। गोपीनाथ शर्मा के शब्दों में, इतिहास में महाराणा सांगा का नाम अंतिम भारतीय हिंदू सम्राट के रूप में अमर है, जिसने अपने नेतृत्व में सब राजपूत जातियों को विदेशी आक्रमण को रोकने और उनसे वीरता से मुकाबला करने के लिए संगठित किया। उसने अपने चरित्र बल से उस जमाने में इस बात की पुष्टि कर दी कि उच्च पद और चतुराई की अपेक्षा स्वदेश रक्षा तथा मानव धर्म का पालन करने की क्षमता का अधिक महत्व है। उसने हिम्मत, मर्दानगी और वीरता के आचरण को अपनाकर अपने आप को अमर बनाया। आज भी उसके जीवन के उद्देश्य और आचरण भारतीय जनता के लिए आदर्श बने हुए हैं। इस प्रकार सांगा ने अपने समय मेवाड़ को चरमोत्कर्ष पर पहुंचाया और दिल्ली सल्तनत और मुगलों के साथ लोहा लिया। धन्यवाद।